नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 10 अप्रैल 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लें। तो आज पहला प्रमुख जो टॉपिक है, आईपीसीसी की नवीनतम जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट। तो दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है, इसमें जलवायु परिवर्तन की नवीनतम रिपोर्ट की जो प्रमुख बातें हैं, साथ साथ यह रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है और भारत के लिए इस रिपोर्ट के क्या निहितार्थ हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है पाकिस्तान में संवैधानिक संकट। तो इसमें हम पाकिस्तान के संवैधानिक संकट की चर्चा करते हुए इसमें एक शब्द है आवश्यकता का सिद्धांत, तो उसकी चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान में कब कब इसका प्रयोग किया गया। तीसरा है एनआईए ने AQIS से जुड़े मॉड्यूल के खिलाफ जांच शुरू की। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, जिसे ABT के एक मॉड्यूल की गतिविधियों की जांच शुरू की है, जो कि असम में भारतीय उपमहाद्वीप अलकायदा संगठन से संबद्ध है। यह इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ साथ इसमें हम लोग बात करेंगे एनआईए क्या है, ये कैसे कार्य करता है। इसके साथ साथ अनलॉफुल एक्टिविटीज की भी चर्चा इसी में करेंगे। और चौथा टॉपिक होगा हटाए गए डेटा के माध्यम से अपराधों को डिकोड करना। इसमें दिल्ली के एक घटना की चर्चा करते हुए इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, उनका हम लोग जिक्र करेंगे। यानी इसमें हम बात करेंगे मेमोरी फोरेंसिक, यानी मोबाइल फोरेंसिक क्या है, कंप्यूटर फोरेंसिक क्या है, नेटवर्क फोरेंसिक क्या है, फोरेंसिक डाटा विश्लेषण, इन सब की चर्चा हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 उत्तरों की संरचना की चर्चा करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, कोड रेड। तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट पर नवीनतम अंतर सरकारी पैनल की प्रमुख बातें हैं क्या। तो इसमें जो महत्वपूर्ण यही है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे आईपीसीसी कहा जाता है, यह 6वीं रिपोर्ट है, जिसकी तीसरा पार्ट है। तो इसमें जो है तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर कई परिदृश्य रखे गए हैं। तो इसमें चेतावनी दी गई है कि अगले 2 दशकों में अस्थायी रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस के वार्मिंग स्तर को पार करने का मतलब कुछ अपरिवर्तनीय अतिरिक्त गंभीर प्रभाव होगा अगर इस पर हम ध्यान नहीं दिए। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की जलवायु विज्ञान संस्था जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति यानी आईपीसीसी ने 4 अप्रैल 2022 को अपनी 6ठी आकलन रिपोर्ट की तीसरी किस्त जारी की। इससे पहले 2 किस्तें और जारी हो चुकी हैं। तो इसे आईपीसीसी के वर्किंग ग्रुप 3 ने तैयार किया है और इसका फोकस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन में कमी लाने पर है। तो दोस्तों, यहाँ जो महत्वपूर्ण बात आ रही है कि अगर पृष्ठभूमि में बात करें तो ये 6ठी आकलन की जो रिपोर्ट का जो पहला भाग वर्ष 2021 में ही आ गया था, जो कि भौतिक विज्ञान से संबंधित था, और दूसरा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, जोखिमों, अनुकूलन विकल्पों से संबंधित था, जो कि मार्च 2022 में ही आया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि रिपोर्ट के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं। तो इसमें पहला दिया गया है कि 2019 में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 1990 की तुलना में 54% ज्यादा, हालांकि इसकी गति धीमी हो रही है। तो यहां पर यही बात कहने की कोशिश की जा रही है कि 2019 में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष वैश्विक शुद्ध मानव जनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 59 गीगाटन था, जो कि 1990 की तुलना में 54% ज्यादा। तो यहां शुद्ध उत्सर्जन से मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुनिया के जंगलों और महासागरों द्वारा सोखे गए उत्सर्जन के बाद बचने वाले उत्सर्जन से है। और दोस्तों, मानव जनित उत्सर्जन से तात्पर्य ऐसे उत्सर्जन से है जो इंसान के द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधियों से होता है, जैसे ऊर्जा के लिए कोयले को जलाना या वनों को काटना। यह उत्सर्जन वृद्धि मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने से औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले CO2 उत्सर्जन और उसके साथ साथ मीथेन के उत्सर्जन से होता है। हालांकि इसकी सालाना औसत दर अगर हम बात करें तो वर्ष 2000 से 2009 के बीच 2.1% होती थी और वह 2010 से 19 के बीच 1.3%
रह गई है। यानी कम से कम 18 देशों ने अपनी ऊर्जा प्रणाली के डीकार्बोनाइजेशन, ऊर्जा दक्षता उपायों और कम ऊर्जा मांग के कारण लगातार 10 सालों से ज्यादा समय तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि कम विकसित देशों ने 2019 में वैश्विक उत्सर्जन में केवल 3.1% की भागीदारी की है। हालांकि सारी खबरें सकारात्मक नहीं है। कार्बन को लेकर असमानता व्यापक रूप से फैली है और 2019 में कम विकसित देशों की वैश्विक उत्सर्जन केवल 3.1% की हिस्सेदारी थी। तो 1990 और 2019 की अवधि में इसका औसत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन केवल 1.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष था, जबकि वैश्विक औसत 6.9 टन, ये ध्यान रखेंगे, टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष था। तो 1850 से 2019 की अवधि में कम विकसित देशों ने जीवाश्म ईंधन और उद्योग से कुल ऐतिहासिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 0.4% से कम योगदान दिया। तो विश्व स्तर पर दुनिया की 41% आबादी 2019 में प्रति व्यक्ति 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम उत्सर्जन करने वाले देशों में रहती थी। अब बात करते हैं, पेरिस समझौते के संकल्प काफी नहीं है। 2019 की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में 43% की गिरावट लानी होगी। तो दोस्तों, पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के संकल्प को राष्ट्रीय निर्धारित योगदान, जिसे एनडीसी कहते हैं, इसके तौर पर जाना जाता है। कई देशों ने एनडीसी में पिछले साल अक्टूबर तक जो संकल्प जोड़े हैं, उनके आधार पर आईपीसीसी ने पाया है कि इस सदी के अंत तक दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगी, जिससे पेरिस समझौता विफल हो जाएगा। और इस योजना के विफल होने में कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का योगदान बहुत ज्यादा होगा। सबसे बेहतर परिदृश्य के रूप में, जिसे C1 रास्ते के तौर पर जाना जाता है, दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा का अतिक्रमण करने से बचना है। तो इसका मतलब यह है कि अस्थायी तौर पर दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ सकता है, लेकिन फिर तकनीक की मदद से हमें ऐसे रास्ते निकालने होंगे जो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सके। अगला महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, सकल घरेलू उत्पाद पर इसका प्रभाव नाम मात्र का होगा और उत्सर्जन में कटौती के दीर्घकालिक लाभ इसकी आज की लागत से अधिक होंगे। तो दोस्तों, 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऊर्जा, भवन, परिवहन, भूमि और अन्य क्षेत्रों में पूरे तंत्र के व्यापक कायाकल्प की जरूरत है और इसमें प्रत्येक क्षेत्र में विकास के कम उत्सर्जन या शून्य कार्बन पथ को अपनाना शामिल होगा और ये समाधान किफायती कीमत पर भी उपलब्ध होंगे। यानी कम उत्सर्जन वाली तकनीकों की कीमत अगर हम बात करें तो 2010 से लगातार कम हो रही हैं। इकाई की लागत के आधार पर सौर ऊर्जा में 85%, विंड एनर्जी में 55%, लिथियम आयन बैटरी में 85% की गिरावट आई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे कि सौर ऊर्जा के लिए यह बढ़त 10 गुना है, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 100 गुना होगी। तो इस तरह से आईपीसीसी की रिपोर्ट इस बदलाव का श्रेय सार्वजनिक क्षेत्र की कामयाबी को देती है, जिसमें प्रदर्शन और पायलट परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण और तय पैमाने हासिल करने के लिए सब्सिडी जैसे उपाय शामिल हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण है, विकासशील देशों में पैसे की कमी पड़ेगी लेकिन विकसित देश कर सकते हैं इसकी भरपाई। यानी आईपीसीसी की रिपोर्ट विकासशील देशों के लिए सार्वजनिक अनुदानों को बढ़ाने की सिफारिश करती है और साथ ही साथ $100 बिलियन एक वर्ष के लक्ष्य के संदर्भ में विकसित से विकासशील देशों में सार्वजनिक वित्त और सार्वजनिक रूप से जुटाए गए निजी वित्त प्रवाह के स्तर में वृद्धि की जरूरत बताती है। तो उत्सर्जन में कटौती करने पर विकासशील देशों में आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं और इन देशों में खेती, कृषि वानिकी, जमीन के उपयोग जैसे जुड़े अन्य क्षेत्रों में यह अंतर और बड़ा हो जाता है। हालांकि आईपीसीसी के मुताबिक वैश्विक वित्तीय प्रणाली काफी बड़ी है और इन अंतरालों को पाटने के लिए पर्याप्त वैश्विक पूंजी और तरलता मौजूद है, जैसा कि हमने इसमें आपको बताया। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आती है कि भारत के लिए इस रिपोर्ट के क्या निहितार्थ हैं। तो दोस्तों, नए कोयला संयंत्र खोलने के खिलाफ रिपोर्ट की चेतावनी भारत के लिए प्रासंगिक है। पैनल ने पाया है कि सभी कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र कैप्चर एंड स्टोर कार्बन की तकनीक के बिना 2050 तक बंद करने की आवश्यकता होगी यदि वैश्विक तापमान वृद्धि
को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की इच्छा रखती है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार भारत के लगभग 211 गीगावाट के कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र हैं। वैश्विक क्षमता का लगभग यह 10% है। तो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर डेटा के अनुसार अन्य 31 गीगावाट का निर्माण जो किया जा रहा था और करीब 24 गीगावाट पूर्व निर्माण चरणों में है। तो कैसे इसे समाप्त किया जा सकता है? तो भारत में मौजूदा निर्माणाधीन कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्रों में से किसी में भी सीसीएस सुविधाएं नहीं हैं। भारत ने एक शुद्ध शून्य वर्ष के लिए प्रतिबद्ध किया है, जो कि 2070 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक नहीं रहेगा और अक्षय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण के लिए एक मार्ग को परिभाषित किया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि केंद्र ने या भारत सरकार ने स्वागत किया और कहा है कि यह भारत की स्थिति को स्वीकार करता है और विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए और अधिक करना चाहिए तथा विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है आईपीसीसी है क्या? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, 1988 में हुई थी। ध्यान रखना, यही इस रिपोर्ट को तैयार करती है। कौन? आईपीसीसी। इसका उद्देश्य है राजनीतिक नेताओं को जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव, खतरे से संबंधित वैज्ञानिक आकलन को समय समय पर उपलब्ध कराना और इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन से स्थानीय स्तर पर निपटने की लोगों की तैयारी, कोशिशें और तरीकों पर वैज्ञानिक समझ को बढ़ाना। दूसरी तरफ पृथ्वी के तापमान को नियत दायरे में रखने की बृहद कोशिशों को लेकर भी समझ बढ़ाना है। उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त रूप से यानी 1988 में ही आईपीसीसी की स्थापना में WMO और UNEP की कार्रवाई का भी समर्थन किया था। तो दोस्तों, इसमें वर्तमान में 195 सदस्य देश शामिल हैं। अब आईपीसीसी की आकलन रिपोर्ट, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये AR6 थे, यानी 1990 में पहली रिपोर्ट आई थी। ये फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, आकलन रिपोर्ट की प्रक्रिया में 3 कार्य समूहों की रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यानी पहला जो वर्किंग ग्रुप 1 जो जलवायु परिवर्तन के भौतिक विज्ञान आधारित समझ को समेटे हुए होती है। यानी इस आकलन की रिपोर्ट की रूपरेखा तैयार करेगा वर्किंग ग्रुप फर्स्ट, जो कि दुनिया को बताएगा कि आज के समय में वैश्विक तापमान में वृद्धि, समुद्र की सतह और इसकी गहराई का तापमान, समुद्र तल में वृद्धि, हिमनदों के पिघलने आदि को लेकर विज्ञान की दुनिया में क्या समझ बन रही है, इसको लेकर क्या अध्ययन हो रहे हैं और उन अध्ययनों में क्या प्रकाशित हो रहा है। इन निष्कर्षों को विश्वसनीयता के आधार पर उच्च और निम्न श्रेणी में दर्शाया जाता है। और दूसरा जो वर्किंग ग्रुप है, इसके प्रभाव, निपटने की तैयारी और हमारी कमजोरी पर बात की जाती है। यानी इस जलवायु परिवर्तन का जमीनी प्रभाव का आकलन करेगा और यह बताएगा कि दुनिया का कौन सा हिस्सा दूसरों की तुलना में जलवायु परिवर्तन से अधिक असुरक्षित है। इसी तरह से तीसरा है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयास पर बात करती है तथा जरूरी प्रयास पर बल दिया जाता है, जैसा कि अभी उपरोक्त हम लोगों ने चर्चा की है। इसमें उन तरीकों और उपायों पर यह बात करता है जिससे कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम किया जा सके, ताकि पृथ्वी का तापमान, जो बढ़ता तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना बढ़े। और लक्ष्य यह निर्धारित किया जाए कि औद्योगिक क्रांति के समय पृथ्वी का अधिकतम तापमान जितना था उससे मानक मानकर इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से पहले ही नियंत्रित कर लिया जाए। तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। पृष्ठ संख्या 1 पर है, इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और यह दूसरी खबर भी पृष्ठ संख्या 13 पे है। दोनों पाकिस्तान से संबंधित खबर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हाई ड्रामा इन पाकिस्तान एज स्पीकर डिप्टी रिजाइन। तो अध्यक्ष के रूप में इस डिप्टी ने इस्तीफा दे दिया है। तो वहां पर एक हाई ड्रामा चल रहा था पाकिस्तान में। हालांकि विगत कहते हैं शनिवार की रात में वहां पर देखा जा सकता है कि इमरान सरकार मत हासिल करने में सक्सेस नहीं रही, विफल रही, और इस तरह से अब नई सरकार का गठन होगा। तो यहां पर 10:30 बजे से शुरू हुआ था। तो यह महत्वपूर्ण है चूंकि इसमें यह जो कार्रवाई शुरू हो गई, इसमें सुप्रीम कोर्ट वहां की जब दखलंदाजी की तब यह हुआ। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर यही एक पाकिस्तान में जो संवैधानिक संकट है, तो एक राजनीतिक और संवैधानिक संकट तब उभरा जब 3 अप्रैल 2022 को नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम खान सूरी ने एक सत्र के दौरान प्रधानमंत्री
इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें इसे वोट के लिए जाना था। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल की सभी कार्रवाइयों को असंवैधानिक और अवैध बताते हुए खान और नेशनल असेंबली को बहाल करते हुए उन्हें इसके साथ आगे बढ़ने का आदेश दिया। तो कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक शब्द आवश्यकता के सिद्धांत को खत्म कर दिया, जिसका इस्तेमाल पीटीआई सरकार ने अपने कार्यों को समझने के लिए किया था। तो दोस्तों यहां पर एक शब्दावली आ रही है, आवश्यकता का सिद्धांत। तो ये है क्या? आवश्यकता का सिद्धांत उस आधार पर वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है जिस पर प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा गैर संवैधानिक कार्रवाइयां, जिन्हें व्यवस्था बहाल करने या स्थिरता के बहाने सत्ता प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है और संवैधानिक पाए जाते हैं, भले ही ऐसी कार्रवाई को सामान्य रूप से समझा जाए स्थापित मानदंडों या सम्मेलनों के उल्लंघन में हो। तो दोस्तों ये आवश्यकता का सिद्धांत फ्रांस और यूके में संवैधानिक विद्वानों द्वारा प्रस्तावित एक कार्रवाई को मान्य करता है, जो कि अन्यथा वैध नहीं है। आवश्यकता से वैध इसे बना दिया गया, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है और अक्सर पाकिस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में इसके माध्यम का प्रयोग किया जाता है। तो आवश्यकता का सिद्धांत एक न्यायाधीश की आवश्यकता का भी उल्लेख कर सकता है, जिसमें उस न्यायाधीश के लिए कोई विकल्प नहीं होने पर किसी मामले को तय करने के लिए पूर्वाग्रह की उचित आशंका हो। तो कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 के न्यायाधीशों के संदर्भ में मामले में इस सिद्धांत को लागू किया था। तो इस तरह से पाकिस्तान पहला ऐसा देश है जो 1954 में इसका पहली बार इसका प्रयोग किया था। दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ कई राष्ट्रमंडल देशों में, नाइजीरिया में, इन सब जगह, ग्रेनेडा में इसका प्रयोग किया जा चुका है। तो क्या पहली बार यह सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले में फैसले सुनाने के लिए कहा गया? तो पाकिस्तान का जो सर्वोच्च न्यायालय अक्सर संवैधानिक घर्षणों के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि सर्वशक्तिमान सैन्य प्रतिष्ठान ने अतीत में सरकारों और तख्तापलट की संक्षिप्त बर्खास्तगी के लिए अपना समर्थन मांगा है। चाहे 1977 की बात हो, चाहे 1999, 2000, दोनों में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने जनरल जियाउल हक द्वारा प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ क्रमशः पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ सैन्य तख्तापलट को बरकरार रखा था, जबकि यह नवाज शरीफ के पक्ष में था। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स मामले में सार्वजनिक पद संभालने से अयोग्य घोषित कर दिया था, जिससे नवाज शरीफ को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आवश्यकता का सिद्धांत का पहला प्रयोग पहली बार पाकिस्तान ने ही किया था और कई बार इसका प्रयोग कर चुका है। तो पहली बार 24 अक्टूबर 1954 को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने संविधान सभा को भंग कर दिया और इस आधार पर एक नई मंत्रिपरिषद नियुक्त की, मौजूदा अब पाकिस्तान के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो इस तरह से विघटन का असली कारण यह था कि मोहम्मद ने उस संविधान पर आपत्ति जताई थी जिसे विधानसभा अपनाने वाली थी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष मौलवी तमीजुद्दीन ने कराची में सिंध के मुख्य न्यायालय में से अपील की कि वह नए मंत्रिपरिषद को विघटन को लागू करने से रोके और संविधान की धारा 223A के तहत नई परिषद की नियुक्ति की वैधता निर्धारित करे। तो जवाब में नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने यह कहते हुए अदालत में अपील की कि विघटन और नियुक्तियों को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति के अनुरोध को स्वीकार करने का उसके कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और उन्होंने तर्क दिया कि संविधान की धारा 223A को संविधान में कभी भी वैध रूप से अधिनियमित नहीं किया गया था, क्योंकि इसे गवर्नर जनरल द्वारा कभी भी अनुमोदित नहीं किया गया था और इसके तहत प्रस्तुत कुछ भी अमान्य था। इस तरह से सिंध के मुख्य न्यायालय ने राष्ट्रपति तमीजुद्दीन के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि गवर्नर जनरल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी, जब संविधान सभा केवल एक संविधान सभा के रूप में कार्य कर रही थी, न कि संघीय विधान मंडल के रूप में। तो इस तरह से दोस्तों आवश्यकता के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है पाकिस्तान में पहली बार। अन्य देश ग्रेनेडा, नाइजीरिया, कनाडा, इन सब देशों में भी इसका प्रयोग किया जा चुका है। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 7 पर। यह सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर यानी आंतरिक सुरक्षा से हम जोड़ सकते हैं। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका स्थापना 2008 में की गई थी दोस्तों मुंबई
बम हमलों के बाद। तो AQIS यानी अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े मॉड्यूल के खिलाफ जांच शुरू की है। तो यह चर्चा में है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम की एक मॉड्यूल की गतिविधि की जांच शुरू की है, जो असम में प्रतिबंधित भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा संगठन से संबद्ध है। तो दोस्तों, मार्च के पहले सप्ताह में असम पुलिस ने बारपेटा में 5 कथित सदस्यों की गिरफ्तारी के साथ एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। तो इस तरह से गृह मंत्रालय द्वारा सीमा पार संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों की जांच के लिए मामला NIA को स्थानांतरित कर दिया गया था और इसने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू किया और संगठन के कुछ अन्य संदिग्ध सदस्यों की तलाश में है। तो दोस्तों, यहां पर 2 महत्वपूर्ण बिंदु आ रहे हैं, NIA और गैर कानूनी गतिविधि। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। NIA है क्या? इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। एक यह जांच अभिकरण है और दोस्तों, यह अपराधों की जांच करने तथा अभियोग चलाने हेतु एक केंद्रीय एजेंसी है। इसमें जैसे भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित करने वाले अपराधों को शामिल किया जाता है। इसी तरह से परमाणु और परमाणु प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अपराध, उच्च गुणवत्ता युक्त नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी, इन सब की जांच NIA करता है और दोस्तों, यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इस तरह से इस राज्यों की विशेष अनुमति के बगैर राज्यों में आतंकवाद संबंधित अपराधों से निपटने के लिए भी यह इसे शक्ति प्राप्त है। और दोस्तों, इसका अधिकार क्षेत्र, राज्य सरकार किसी मामले की जांच को NIA के लिए सौंपने हेतु केंद्र सरकार से आग्रह कर सकती है, बशर्ते मामला NIA अधिनियम की अनुसूची में निहित अपराधों के अंतर्गत आता हो। और दोस्तों, इसके अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा से लिया जाता है। इसी तरह से इसके लिए स्पेशल कोर्ट होती है। केंद्र सरकार NIA अधिनियम के तहत कई विशेष न्यायालयों को अधिसूचित करता है और विशेष न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा संबंधित क्षेत्र के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती है। और भारत के उच्च न्यायालय को किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उस राज्य के अथवा किसी अन्य राज्य के विशेष न्यायालय को स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है। तो इस तरह से NIA विशेष न्यायालयों की जो शक्तियां होती हैं कि न्यायालयों को किसी भी अपराध की सुनवाई की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत सत्र न्यायालयों की शक्तियां व अधिकार प्राप्त हैं। और दोस्तों, यहां पर एक शब्द और है, UAPA, ध्यान रखेंगे, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967। इसका उद्देश्य है कि भारत विरोधी गैर कानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम करना। और दोस्तों, इसमें संशोधन किया गया और 2019 में संशोधन कर पहले आतंकवादी संगठनों को इसमें किया जाता था, अब व्यक्ति को भी इसमें शामिल किया जाने लगा। तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों, गैर कानूनी अधिनियम संशोधन बिल 2019 में यह आतंकवादी गतिविधियों या अन्य संबंधित मामलों से निपटने के लिए इस कानून को और अधिक प्रभावी और सक्षम बनाता है। और यह अधिनियम प्रावधान भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों पर यह लागू होते हैं। और दोस्तों, इस एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है अगर वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है, अन्यथा आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है, आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें भाग लेता है। और इस तरह से किसी व्यक्ति को भी इसमें यह कह सकते हैं प्रतिबंधित कर सकता है। संगठन को पहले तो करता ही था। तो यह महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 8 पर, सामान्य अध्ययन के 3rd पेपर, साइबर सुरक्षा से संबंधित, डिकोडिंग क्राइम्स थ्रू डिलीटेड डाटा, हटाए गए डाटा के माध्यम से अपराधों की डिकोड करना। तो दोस्तों, जैसे ही अपराधी अपराध के सभी निशान मिटाने के नए तरीके इजाद करते हैं, साइबर जासूस अपने डिजिटल इतिहास में और गहन जांच करते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए सामग्री को हटा दिया जाता है। तो यानी कहने का यही मतलब है कि जो लोग सामग्री को हटा देते हैं फिर उनकी जांच करते हैं, यह जासूस। तो दोस्तों, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा। एक महिला ने दावा किया था कि उसके पति की हत्या कर दी गई थी और एक अत्यधिक क्षतिग्रस्त मोबाइल यानी टूटा फूटा मोबाइल मिला। यही एक जरिया था दिल्ली पुलिस के पास जो कि उस हत्यारे तक पहुंच सकता था। तो अंत में ये महिला खुद ही जो है इसी मोबाइल फोन के जरिए हुआ। तो अब यह ध्यान रखेंगे कि इस मोबाइल फोन के जरिए जो किया गया, इसमें जो महत्वपूर्ण
हैं, कह सकते हैं। तो इसमें NCFL तो नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का हिस्सा है। इसमें जो है मेमोरी फोरेंसिक लैब, इमेज इन्हांसमेंट लैब, नेटवर्क फोरेंसिक लैब, मालवेयर फोरेंसिक लैब, क्रिप्टो क्यूरेंसी फोरेंसिक लैब, डैमेज हार्ड डिस्क, एडवांस मोबाइल फोरेंसिक लैब जैसी इकाइयां स्थापित की गई हैं। और दोस्तों, साइबर अपराध की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक उपकरण इस लैब में लगाए जा रहे हैं। तो यही जांच कर रही थी पुलिस, दिल्ली पुलिस की सहायता में यह बहुत बड़ा योगदान दी। इस लैब में शुरुआती दौर में साइबर अपराध से जुड़े 4 प्रमुख मामलों की फोरेंसिक जांच की व्यवस्था है, यानी मालवेयर, नेटवर्किंग, ऑडियो, वीडियो माध्यम से हुए साइबर अपराध की फोरेंसिक जांच शामिल है। तो दोस्तों, ये डिजिटल फोरेंसिक होती क्या है? डिजिटल फोरेंसिक एक न्यायालयिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें डिजिटल यंत्र से जानकारी को निकाला जाता है। और महत्वपूर्ण यह है कि इसमें डिजिटल फोरेंसिक का जो पर्याय है वो कंप्यूटर फोरेंसिक। तो डिजिटल फोरेंसिक जांच का मुख्य फोकस है कि आपराधिक गतिविधि का उद्देश्य सबूत ठीक करने के लिए, जैसे कि मिले जुले यंत्रों में से वह किसका है उसका पता लगाया जाए। जैसे फोन मिला तो उसमें देखा गया कि ये किसका है, उसने इसमें कब तक बातचीत की थी, कौन कौन से मैसेज ड्रॉप आउट हुए थे, मोबाइल के लिए हुए संपर्क का पता लगाना, कोई यंत्र टूटा हो तो उसे जोड़कर उसमें जानकारी हासिल करना, यह सब डिजिटल फोरेंसिक के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, डिजिटल फोरेंसिक इसकी कई शाखाएं हैं, जैसे कंप्यूटर फोरेंसिक, नेटवर्क फोरेंसिक, फोरेंसिक डाटा विश्लेषण, मोबाइल यंत्र फोरेंसिक। तो इसमें कंप्यूटर फोरेंसिक में जो कंप्यूटर में जानकारी जमा है उसका विश्लेषण करना, या कंप्यूटर से जुड़े कोई भी अपराध हुआ हो तो कंप्यूटर की चोरी होना या उनकी जानकारी की चोरी होना कंप्यूटर फोरेंसिक में आता है। और दोस्तों, नेटवर्क फोरेंसिक, इसमें नेटवर्क फोरेंसिक में साइबर फोरेंसिक जो अपराध नेटवर्क या इंटरनेट से किया हो, इतना ही नहीं नेटवर्क से औरों पर निगरानी भी रखी जा सकती है। और दोस्तों, फोरेंसिक डाटा विश्लेषण क्या होता है? यह खोजने के लिए धोखाधड़ी, वित्तीय अपराध से उत्पन्न गतिविधियों के पैटर्न का विश्लेषण करने से उद्देश्य से संरचित डेटा की परख होती है। और मोबाइल यंत्र फोरेंसिक जो होता है, किसी भी अपराध स्थान पर मोबाइल से जानकारी प्राप्त हो सकती है कि वह किसका मोबाइल है, उसमें क्या जानकारी जमा है। मोबाइल से यह भी पता लगाया जा सकता है कि मोबाइल से किए हुए संपर्क कहां किए गए थे, कब किस समय किए गए थे। तो इसी वजह से यह महिला पकड़ी गई जिसने दावा किया था कि उसके पति की हत्या की गई, अंत में यही पकड़ी गई इस मोबाइल या कह सकते हैं फोरेंसिक के माध्यम से। अब बढ़ते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न आवश्यकता के सिद्धांत को प्रासंगिक उदाहरणों के साथ समझाए। जैसे पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, नाइजीरिया का, ग्रेनेडा का, कनाडा का उदाहरण सब ले सकते हैं। तो पाकिस्तान के संवैधानिक संकट का चूंकि महत्वपूर्ण उसी संदर्भ में आया हुआ है शब्दावली, तो इसका जिक्र करते हुए कानूनी विशेषज्ञों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक शब्द आवश्यकता के सिद्धांत को खत्म कर दिया। तो इसके बारे में चर्चा करते हुए आपको मुख्य भाग में आना है कि आवश्यकता का सिद्धांत है क्या, इसका प्रयोग कब कब किया गया और कहां से यह शुरू हुआ, इसको उदाहरण देकर समझाएं। और निष्कर्षतः यही कह सकते हैं कि आवश्यकता का सिद्धांत का मतलब ये कि जो अन्यथा वैध नहीं है उसे आवश्यकता से वैध बनाया जा सकता है। तो इस तरह से इसको आपको तीनों भागों को लिखना है। दूसरा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट पर नवीनतम अंतर सरकारी पैनल के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा करें। तो दोस्तों, अभी जो नवीनतम रिपोर्ट आई है उसके विभिन्न जो पॉइंट्स हैं उनको वर्तमान दृष्टिकोण से जोड़ते हुए लिखना है। फिर रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष, आईपीसीसी है क्या, ये आकलन रिपोर्ट क्या है, और अंत में निष्कर्ष आपको लिखना है, सकारात्मक निष्कर्ष लिखना है और यह कहना है कि अगर हमें अपने पृथ्वी को बचाना है तो विश्व के सभी संगठनों और सभी लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। अंतर सरकारी रिपोर्ट के माध्यम से इस तरह से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि दोस्तों आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।